अच्छा देखो यहां लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में, याद है सबको? तो टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के गुड्स होते हैं। एक कौन सा? फाइनल गुड्स, और एक कौन सा? इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर? फाइनल गुड्स का मतलब वो गुड्स जो एंड यूज होता है, ठीक है, और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब वो गुड्स जो आगे कन्वर्ट हो जाते हैं या आगे सेल के लिए चला जाता है, ठीक है। फाइनल गुड जो होता है वो फर्म और हाउस होल्ड दोनों के लिए होता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? फर्म के लिए होता है। सिर्फ किसके लिए? फर्म के लिए होता है। यहां तक क्लियर? फिर हम आपको बताया था फाइनल गुड्स भी दो तरीका का होता है, एक कैपिटल गुड्स और एक क्या? कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर मतलब हाउस होल्ड, हाउस होल्ड या कंज्यूमर कोई भी गुड्स को कंज्यूम करे, छोटा से लेके बड़ा तक कुछ भी अगर हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको बोलता है हम लोग कंज्यूमर गुड्स। क्या बोलता है बेटा? कंज्यूमर गुड्स। और वो बोलता है कि भैया मैं फाइनल गुड्स के ऊपर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा हूं। क्या बोलता है वो? तो तुमसे पूछेगा हाउस होल्ड क्या करता है, तो हम बोलेंगे हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। कहने का मतलब हाउस होल्ड जो है पहला बात फाइनल गुड्स पे खर्चा करता है, दूसरा कंजम्पशन के लिए खर्चा करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर? लेकिन फॉर्म 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 कभी भी खर्चा नहीं करता है। फॉर्म जो भी करता है वो उसका इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हाउस होल्ड हूं और आप लोग हाउस होल्ड है, मैं अपने घर पे एसी लगाया तो सर वो मेरा खर्चा में काउंट होगा, लेकिन समीर कोचिंग सेंटर अपने कोचिंग में एसी लगाया तो सर वो खर्चा में काउंट नहीं होगा, वो किस में काउंट होगा? इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि समीर कोचिंग सेंटर जो एसी लगाया उसका मेन मकसद क्या है? पैसा कमाना। मेन मकसद क्या है? ये फर्नीचर बनाया, ये लैपटॉप बनाया, ये टीवी खरीदा, ये फैन लगाया, ये मान के चलो लाइट लगाया, इसका मेन मकसद क्या है? पैसा कमाना। पैसा कमाना, इसलिए वो ये खर्चा की है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? तो फर्म कोई भी चीज में खर्चा करेगा उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या बोलता है बेटा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? हाउस होल्ड कोई खर्चा करेगा उसको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म कोई खर्चा करेगा उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। याद है? क्लियर? ठीक है। अब आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्ड आया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो सर इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो पहले तो यह समझा देता है कि जब भी वर्ड आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब फर्म जो भी गुड्स पे खर्चा करता है वो सारा खर्चा को हम एक्सपेंडिचर नहीं बोलते, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? तो सर इन्वेस्टमेंट सुन लो, सर इन्वेस्टमेंट दो तरीका का होता है, मतलब फर्म दो तरीके के इन्वेस्टमेंट कर सकता है। समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर दो तरीका का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नंबर वन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और नंबर टू इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। कोई भी फर्म, चाहे वो किरण श्री हो, चाहे वो समीर कोचिंग सेंटर हो, चाहे कोई भी फर्म हो, दो तरीका का वो खर्चा करेगा। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है इन्वेंट्री। अब फिक्स का मतलब क्या है? सुनो, फिक्स का मतलब सर समीर कोचिंग सेंटर ने एसी खरीदा, टीवी खरीदा, लैपटॉप खरीदा, फर्नीचर खरीदा, ये उसके लिए क्या है? फिक्स्ड है। ये उसके लिए क्या है? फिक्स्ड है। याद है? क्लियर? और समीर कोचिंग सेंटर ने आप लोग के लिए मैट बनाया। क्या बनाया? मैट। सुन लो पहले बात, आप लोग के लिए मैट बनाया, तो 100 पीस मैट बनाया। कितना पीस? 100 पीस मैट बनाया। तो मैट बनाने का तो खर्चा लगा होगा ना, तो 100 पीस मैट बनाया, जिसमें से 80 स्टूडेंट मेरे पास आ गया। तो 100 में से 80 मैट मैंने क्या किया? स्टूडेंट को बांट दिया, है ना? अभी भी मेरे पास कितना बचा हुआ है? 20 बचा हुआ है। क्या ये बिक्री हुआ? नहीं। ये अभी भी मेरे पास है। अब बताओ सर इसको वापस से बनाना पड़ेगा या ऑलरेडी बना हुआ है? ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी इसमें पैसा लगा हुआ है, हाँ या ना? तो ये भी मेरा एक तरीका का क्या है? इन्वेस्टमेंट है।
ये भी मेरा एक तरह का क्या है? इन्वेस्टमेंट। इसको कहते हैं स्टॉक, इसको कहते हैं इन्वेंट्री, तो इसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। समझ आया सबको? जैसे एक और एग्जांपल सुन लो, किरण श्री ने बहुत सारे मिठाई बनाया, किरण श्री ने 2 लाख रुपए का मिठाई बनाया। क्लियर? दिवाली है तो भाई बिक्री होगा, तो उसने 2 लाख का मिठाई बना लिया। 1.5 लाख का मिठाई तो बिक्री हो गया, कितना रुपए का मिठाई बच गया? 50। ये जो बच गया इसको कहते हैं इन्वेंट्री, स्टॉक। क्लियर? अब बताओ क्या ये 50,000 का जो मिठाई बच गया, क्या ये दोबारा खर्चा होगा? नहीं। क्या दोबारा बनाना पड़ेगा? नहीं। ये ऑलरेडी बना हुआ है, इस पे मैंने ऑलरेडी पैसा लगा चुका है। क्लियर? इसीलिए इसको कहा जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मैंने इन्वेंट्री पे क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्लियर? अब ये कभी भी बिक्री हो, मुझे दोबारा खर्चा करने का दरकार नहीं होगा। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। समझ आ गया? तो एक हो गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एक हो गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सबको क्लियर? तो कोई भी फर्म 2 तरीका का इन्वेस्टमेंट करता है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई सामान बनाएगा या जब भी कोई सामान बेचेगा, तो बनाया कुछ और बेचा कुछ और। बनाया 10,000 बेचा 8,000, तो बचा कितना? तो ये 2,000 को बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सबको क्लियर? सबको? अब तो सर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी 3 तरीके के होते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी 3 तरीके के होते हैं, मतलब फॉर्म 3 तरीके का फॉर्म होता है। नंबर 1, पहला फॉर्म होता है जो रोड, ब्रिज, पार्क ये सब बनाता है। तो बताओ ब्रिज मेरा है, तुम्हारा, ये सबका है? सबका है। तो इसको कहते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सबको क्लियर है? दूसरा, सर फॉर्म प्रोडक्शन करने के लिए मशीन खरीदेगा, तुम लोग को पढ़ाने के लिए मैंने एसी खरीदा, बोर्ड खरीदा, लैपटॉप खरीदा, तो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट क्या चीज पे है? तुम लोग को पढ़ाने के लिए है ना, मतलब बिजनेस पे खर्चा, तो इसे कहते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे? बिजनेस इन्वेस्टमेंट। समझ आ गया? और कभी बिल्डर का नाम सुना? बिल्डर बेसिकली वो क्या करता है? बिल्डिंग बनाता है और क्या करता है? उसको बेचता है। तो बिल्डर क्या करता है? मान के चलो 100 करोड़ रुपया से बिल्डिंग बना लिया, एक तरह का इन्वेस्टमेंट किया, और फिर धीरे धीरे उसको ज्यादा दाम में उसको बेच देता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसे कहते हैं रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली फर्म जो भी इन्वेस्टमेंट करता है सर, वो 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है इन्वेंट्री। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 3 तरह का होते हैं, एक घर बनाने पे इन्वेस्ट करेगा रेसिडेंशियल, रोड ब्रिज बनाने में करेगा पब्लिक, और एक मशीन वगैरह खरीदेगा तो क्या हो जाएगा? बिजनेस इन्वेस्टमेंट। यहां तक क्लियर? अब सर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अभी भी समझाया आप लोग को, बताओ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? स्टॉक। क्यों स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है? क्यों स्टॉक इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि उस पर ऑलरेडी हमने खर्चा कर लिया है। हम 2 लाख रुपया ऑलरेडी उसको बनाने में खर्चा कर लिया, लेकिन वो बिक्री नहीं हुआ। तो जब तक बिक्री नहीं हुआ मेरे लिए वो क्या इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब बिक्री होगा उससे हम क्या कमाएगा? पैसा कमाएगा। याद है? क्लियर? क्लियर है? तो इसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनना, मैंने अगर आपको यह बोला कि भैया मेरे पास 20,000 का मैट बच गया, इस बार कितना? 20,000 का मैट बच गया। क्लियर? तो तुम क्या बोलेगा? अगर हम तुमसे पूछे बताओ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना का है, तो क्या बोलोगे? 20,000 का। हाँ या ना? लेकिन इसके साथ में एक लाइन और जोड़ दूं। क्या? सर इस 20,000 में से 10,000 लास्ट ईयर का है। कौन सा ईयर का? तो बताओ इस साल जो मैंने बनाया होगा और जो बचा होगा, इस साल का जो बचा होगा वो कितना है? कितना? 20 या 10,000। सबको क्लियर हो गया? लास्ट ईयर का स्टॉक जो बचा हुआ है सर, उसको आप काउंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सर इस साल तो वो आपका खर्चा लगा ही नहीं है, इस साल तो वो आपने बनाया ही नहीं है। हमें इस साल जो खर्चा लगा है, इस साल जो मैंने बनाया है, उसको काउंट करना है। समझ आ गया? अगर हम तुमको ये बोले, ध्यान से सुनना, अगर हम तुमको ये बोले कि इस बार मेरा क्लास 12 में इकोनॉमिक्स के बैच में 80 स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट? 80। और मैंने कुछ नहीं बोला, सिंपल बोला 80 स्टूडेंट है, तो सर मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 80 हो गया।
लेकिन अगर हम ये बोले 80 में से 60 स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से मेरे पास है, तो बताओ नया कितना स्टूडेंट आया होगा? 20। तो जो नया आया होगा ना, जो इस साल आया, हमको उससे मतलब है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो इस साल का इन्वेस्टमेंट है। समझ आ गया? जो पहले से ही मेरे पास है, जो पहले से ही बना है, वो इन्वेस्टमेंट कहां से होगा? तुम्हारा पहले से ही 10 तला बिल्डिंग बना हुआ है ना, तो क्या तुम उसको इन्वेस्टमेंट बोलेगा? तुम ये बोलेगा इस साल मैंने 10 तला बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट किया है? नहीं, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है। बस हमें समझ आ रहा है? इस साल जो तुमने पैसा खर्चा करके बिल्डिंग बनाया, इस साल जो तुमने खर्चा करके मैट बनाया, वो अलग चीज होता है। तो इसीलिए स्टॉक को काउंट नहीं किया जाता। हम कौन सा स्टॉक लेते हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बात समझ में आया? क्लोजिंग में अगर 20,000 बचा और ओपनिंग में, मतलब लास्ट ईयर का मतलब ओपनिंग होता है, ओपनिंग में 10,000 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? सर 20 जो बचा उसमें से 10,000 कब का है? लास्ट ईयर का है। तो इस साल का कितना होगा? 10। समझ आ गया? तो बेसिकली इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जब भी बोलेगा ना, तो इसका मतलब चेंज इन इन्वेंट्री लेना है। क्या लेना बेटा? चेंज इन इन्वेंट्री। और चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकालेगा? अभी समझाया था कैसे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। समझ आ गया? क्लियर है? याद रखना, बार बार हम बता रहे हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में सर क्या काउंट होगा? सर चेंज इन इन्वेंट्री काउंट। इन्वेंट्री नहीं, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज कितना का चेंज हुआ वो काउंट होगा। सर चेंज का मतलब क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग में आपका 20 है, ओपनिंग में आपका 10 है, तो सर इस साल का प्रोडक्शन कितना हुआ होगा? 10। तो वो 10 को हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में काउंट करना है। समझ में आ गया? अच्छा सर, चेंज जो है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सर कैसे? अगर सुन लो, इस साल 20,000 का स्टॉक मेरे पास है और लास्ट ईयर का बोला कि 10,000 था, तो अभी जो मेरे पास 20 है, इसमें से 10 कौन सा ईयर का है? लास्ट ईयर का है। फिर भी कितना बच गया? 10। इसे कहते हैं पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? तो पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट का मतलब इस साल का जो इन्वेस्टमेंट बचा। क्लियर? लेकिन हम उल्टा कर दे, ध्यान से सुना, हम उल्टा कर दे। हम ये बोले कि सर इस साल का एंड में आपके पास 10 स्टूडेंट है या 10 मैट है। मैंने क्या बोला? इस साल का एंड में मेरे पास 10 मैट है, और मैंने आपको बोला सर लास्ट ईयर का 20 मैट था। कितना मैट? लास्ट ईयर का कितना मैट था? 20। और इस साल का एंड में कितना बचा है? 10। अब एक बात बताओ, ये जो 10 बचा, ये इस साल जो प्रोडक्शन किया उसमें से बचा या लास्ट ईयर का जो स्टॉक था उसमें से बचा? लास्ट ईयर का स्टॉक से बचा होगा ना, क्योंकि लास्ट ईयर का स्टॉक कितना था? 20। और अभी एंड में कितना दिखा रहा है? 10। तो 20 में से 10 बचा हुआ है, 10 कम है, तो 20 था और अभी 10 है, तो इसका मतलब 10 बिक्री हो गया होगा, 10 बच गया होगा। तो ये जो 10 बचा, ये इस साल का नहीं है। कौन सा ईयर का है? लास्ट ईयर का। इसे कहते हैं नेगेटिव इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? क्यों नेगेटिव? सर 20 लास्ट ईयर का 20, इस साल का कितना? 10। तो फॉर्मूला है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग 10, ओपनिंग 20, तो आंसर -10 आएगा। क्या आएगा? समझ आ गया? क्लियर हो गया? तो एक होता है नेगेटिव इन्वेस्टमेंट, एक होता है पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट। उसको ऐसे याद रखो, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट का मतलब इस साल जो बनाया और बच गया, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट। नेगेटिव इन्वेस्टमेंट का मतलब सर इस साल का कुछ नहीं बचा, उल्टा लास्ट ईयर का कुछ स्टॉक बचा हुआ है, लास्ट ईयर का, तो वो तो काउंट होगा ही नहीं हमारा इस साल का इन्वेस्टमेंट में, तो वो होता है नेगेटिव इन्वेस्टमेंट। समझ आ गया? तो इसको लिखा कैसे होगा देखना। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, इंक्रीज इन स्टॉक, क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन स्टॉक, तो इसका मतलब पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन स्टॉक इसका मतलब पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट। अब इंक्रीज इन स्टॉक पॉजिटिव क्यों हुआ? इंक्रीज का मतलब सर पहले से कंपेयर करें तो इस साल का एंड में क्या बचा? ज्यादा बचा है ना। तो पहले से अगर ज्यादा बचा है तो मतलब पहले को माइनस करने के बाद भी बचेगा, तो इसलिए वो कहता है पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट। समझ आ गया? तो जैसे एग्जांपल, फॉर्मूला मेरा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है। तो अगर क्लोजिंग 20 है, ओपनिंग मान के चलो 10 है, इसको बोलता है इंक्रीज इन स्टॉक। ओपनिंग कितना था? 10, क्लोजिंग में कितना हो गया? 20, बढ़ गया ना,
इसलिए बोलता है इंक्रीज इन स्टॉक। तो बताओ आंसर पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? 10 पॉजिटिव आया, तो इसलिए ये ऐड होगा। इसको हम लोग पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। समझ आ गया? लेकिन यही चीज अगर हम ऐसा बोल दें, यही चीज अगर हम ऐसा बोलते हैं डिक्रीज इन स्टॉक, मतलब पहले के कंपेयर में करें अभी, तो अभी क्या हो गया? कम हो गया। पहले ज्यादा था, अभी कम हो गया। तो इसका मतलब सर पहले ज्यादा था, अभी कम हो गया, मतलब पहले का स्टॉक ही बचा हुआ है, अभी का तो कुछ बचा ही नहीं, पहले का स्टॉक ही क्या है? बचा हुआ है। तो इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा कि वो इस साल का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला आपका है क्लोजिंग माइनस क्या? ओपनिंग। तो क्लोजिंग मान के चलो 10 है, ओपनिंग मान के चलो क्या है? 20 है। तो ओपनिंग 20 था, क्लोजिंग 10 हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? डिक्रीज इन स्टॉक। क्या पड़ गया? तो बताओ पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव? सर -10 आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? नेगेटिव इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। सबको क्लियर? सबको? तो वापस एक बार हम बता देते हैं। सबसे पहले सर इन्वेस्टमेंट टर्म कहां से आया? सर इन्वेस्टमेंट टर्म आया कि सर फर्म जो भी फाइनल गुड्स पे खर्चा करता है, फाइनल गुड्स पे खर्चा करता है, उसको खर्चा नहीं बोलता, उसको इन्वेस्टमेंट बोलता है। क्या बोलता है? और हाउस होल्ड जो भी फाइनल गुड्स पे खर्चा करता है, उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो वो खर्चा में काउंट होता है। लेकिन फॉर्म अगर कुछ भी करेगा, फॉर्म अगर मान के चलो, फॉर्म अगर जैसे समीर कोचिंग सेंटर अगर A4 साइज का पेज खरीद रहा है, तो सर वो उसका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैट बनाएगा और मैट तुम लोग को देगा, उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर समीर कोचिंग सेंटर प्रिंटर खरीद रहा है, अगर समीर कोचिंग सेंटर लैपटॉप खरीद रहा है, तो उसके लिए वो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट कितने तरीके के होते हैं? सर इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट 2 तरीके के होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब फिक्स्ड चीजों पे खर्चा करना, जो आपका फिक्स्ड है ना, उससे आप बस प्रॉफिट कमाते रहते हो। तो लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, ये सब चीज आपका क्या है? फिक्स्ड है। आपने एक बार जैसे ब्रिज, अमीन का मुझे ब्रिज बनाया, आपने ब्रिज बना दिया, अब क्या दोबारा बनाना पड़ेगा? नहीं, अब ये फिक्स्ड हो गया। अब बस इससे हम क्या कमाएंगे? पैसा कमाएंगे। समझ आ गया? तो ये एक तरह का क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया। अगर पार्क वगैरह बनाएंगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मशीन वगैरह खरीदेंगे तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट, और घर वगैरह बनाएंगे तो रेसिडेंटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो ये तो अलग हो गया। दूसरा सर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट में होता है। सर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि सर आपने 2 लाख रुपया खर्चा करके आपने सामान बनाया, लेकिन वो बिक्री नहीं हुआ। अगर बिक्री होता तो वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो सर आपने खर्चा किया, उसको बेचा, सर आपका कमाई हो गया, बस खत्म, है कि नहीं? लेकिन आपने खर्चा किया लेकिन वो बिक्री नहीं हुआ, तो एक तरीका से आपका पैसा उस पर क्या हो गया? इन्वेस्ट हो गया। अब आपको और खर्चा करने का दरकार नहीं है जब तक कि बिक्री ना हो, और जब बिक्री होगा तब क्या कमाओगे? पैसा कमाओगे। सबको क्लियर हो गया? तो इसीलिए इसको कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? सर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन इन्वेंट्री। क्या होता है? क्यों चेंज इन इन्वेंट्री? सर लास्ट ईयर का स्टॉक आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस साल का एंड में जो बचा वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका इन्वेस्टमेंट है। इस साल का एंड में बचा, आप बोलेगा सर इस साल का एंड में बचा, तो सर वो इन्वेस्टमेंट ही हुआ ना। सर कहां बोला है कि लास्ट ईयर का है कि नहीं है? अगर मान के चलो इस साल का बचा हुआ 20 है, कितना है? मतलब इस साल का एंड में 20 स्टॉक बचा हुआ है और लिखा हुआ क्वेश्चन में ओपनिंग में भी 20 था, कितना था? तो इसका मतलब क्या है? ये जो 20 बचा है ये इस साल बनाया वो बचा है या लास्ट ईयर वाला बचा है? लास्ट ईयर। अगर हम बोले कि इस साल इकोनॉमिक्स में 80 स्टूडेंट है और हम बोले लास्ट ईयर भी 80 स्टूडेंट ही था, तो इसका मतलब क्या है? सर लास्ट ईयर वाला ही है, कोई नया स्टूडेंट आया ही नहीं है। पसंद आया? तो सर वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें लास्ट ईयर पैसा लगा था, इस साल तो लगा ही नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट, इस साल कोई इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं किया। समझ आ गया? इस साल का इन्वेस्टमेंट अगर आपको निकालना है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग से ओपनिंग को क्या कर दो? माइनस। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जब करोगे या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट है, प्लस कर देना, और अगर नेगेटिव आएगा मतलब इस साल का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या कर दो? माइनस कर देना। सबको क्लियर हो गया? सबको? और एक बात अब ध्यान से सुनना,
सर इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई पूछेगा तो सर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? बेसिकली इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। किसी भी तरीका से अगर हमारा देश का कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है, कैपिटल स्टॉक का मतलब एसेट्स बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहा है? जैसे मेरे पास पहले एक एसी था, अब 4 एसी हो गया। एक एसी था, कितना हो गया? 4 एसी हो गया। तो बताओ मेरा एसेट्स, मेरा पूंजी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मतलब मेरा नहीं, अगर मैं बोलूं कि मेरा घर पे एक एसी था, 4 एसी हो गया, तो बताओ कितना का इन्वेस्टमेंट हुआ? सर इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं। सर आप तो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड अगर एसी खरीदेगा सर वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ। हाँ फॉर्म अगर एक एसी था, 4 एसी हो गया। पूरे इकोनॉमी में एक फ्लाईओवर था, 4 फ्लाईओवर हो गया। पूरे देश में 4 सबमरीन था, 15 सबमरीन हो गया। तो सर हम बोलेंगे पूरे देश का कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। मतलब पूरे देश में सरकार जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। समझ आ गया? तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। क्लियर? मतलब कैपिटल से कैपिटल बनाना। तो इसको हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्लियर हो गया? फॉर्मेशन का मतलब बनाना। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल से कैपिटल बनाना। अब सर इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। मान के चलो समीर कोचिंग सेंटर के पास एक एसी था और एक बोर्ड था। अब इसी से पढ़ा के तो तुमसे पैसा कमाया और यही पैसा से मैंने दूसरा एसी भी लिया, है या ना? तो इसे कहते हैं कैपिटल स्टॉक। तो कैपिटल स्टॉक से ही मैंने दूसरा कैपिटल खरीदा, है या ना? इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कैपिटल फॉर्मेशन। क्या नाम पड़ गया? तो इन्वेस्टमेंट का 2 नाम है सर। इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, ज्यादातर बुक में इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं दिया होगा, तो क्या लिखा रहेगा? इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक या कैपिटल फॉर्मेशन। समझ आ गया? एक तरीका से देखा जाए हम भी तुम लोग का फॉर्मेशन ही कर रहे हैं। हम भी तुम लोग का क्या कर रहे हैं? लेकिन हम क्या कर रहे हैं पता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर रहा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। सर अब ये क्या बोल दिया आप? हम तुम लोग का स्किल, कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिमाग, उसको बढ़ा रहे हैं। तुम जो मेरे पास पढ़ रहे हो, चाहे अकाउंट्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग को बढ़ा रहे हो ना, तो इसको भी कैपिटल फॉर्मेशन ही बोलते हैं। बस इसका नाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का है ना, तो इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम क्या पड़ गया? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बस आपको समझ में आ गया? तो ये आपका एक चैप्टर भी है इंडियन इकोनॉमी में, पूरा ये चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है हमारे देश में जितने डॉक्टर बन रहे हैं, जितने इंजीनियर बन रहे हैं, जितने सीए बन रहे हैं, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि मैं अपने देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा हूं। अगर अपने कोचिंग सेंटर से हर साल 6 सीए बन रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा हूं। मैं देश को कैपिटल फॉर्मेशन बना के दे रहा हूं, लेकिन किसका? ह्यूमन का। ह्यूमन का मतलब दिमाग, स्किल, कैपेसिटी। समझ आ गया? खैर वो तो अलग चैप्टर है। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्लियर हो गया? तो बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कैपिटल स्टॉक को बढ़ाना। अच्छा एक बात सुनो, मेरे पास एक एसी था, ये खराब हो गया और मैंने इसको चेंज करके दूसरा एसी खरीद लिया। अब बताओ क्या मेरा कैपिटल स्टॉक बढ़ा या नहीं बढ़ा? मेरा कैपिटल स्टॉक बढ़ा या नहीं बढ़ा? अरे भाई एक एसी था, चेंज करके एक ही एसी आया। तो सर रिप्लेसमेंट या मेंटेनेंस वो आपका कैपिटल स्टॉक को बढ़ाता नहीं। समझ आ गया? इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, एक एसी था 2 हो गया, 3 हो गया, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। समझ आ गया? सबको ज्यादा क्लियर? अब चलो अब ध्यान से सुनना। सर मान के चलो इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट का 2 वैल्यू होता है। इन्वेस्टमेंट का जैसे ये मान के चलो ये बोर्ड मैंने खरीदा, तो ये बोर्ड मैंने 2 लाख में खरीदा था। कितना में? 2 लाख। ओरिजिनल प्राइस इसका 2 लाख था। आज अगर मैं इसको बिक्री करने के लिए जाऊं तो क्या 2 लाख मिलेगा? लेट्स से अगर मैं बोला 1.5 लाख मिलेगा। कितना मिलेगा? सब अकाउंट्स का बच्चा है, 1.5 लाख मिलेगा। तो बताओ इसका मतलब क्या है? क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया, हाँ या ना? तो जो ओरिजिनल प्राइस है
उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। क्या बोलते हैं? और जो डेप्रिशिएट करने के बाद जो दाम है उसको बोलते हैं नेट वैल्यू। क्या बोलते हैं? तो इन्वेस्टमेंट का दो वैल्यू होता है, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। क्लियर? ग्रॉस वैल्यू का मतलब ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। नेट वैल्यू का मतलब डेप्रिसिएशन करने के बाद। तो अगर ग्रॉस वैल्यू 1 लाख है, ठीक है, और अगर हम बोले कि डेप्रिसिएशन 20,000 का है, तो बताओ नेट वैल्यू कितना होगा? 80,000। तो आपका नेट वैल्यू कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि अगर आपको ग्रॉस वैल्यू निकालना है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट का ओरिजिनल प्राइस कितना है वो आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? अगर आपका ग्रॉस वैल्यू निकालना, मतलब ये निकालना है ग्रॉस वैल्यू, और आपके पास नेट वैल्यू दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो निकाल सकोगे? कैसे? नेट प्लस क्या? डेप्रिसिएशन। हाय आना। और वही चीज अगर आपको नेट वैल्यू निकालना होगा तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, और वही अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना होगा तो ग्रॉस माइनस नेट। सब संतुष्ट है? सब क्लियर है सबको? हाय या ना? सबको क्लियर? चलो, अच्छा, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ना? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बात है। मतलब एसी का दाम गिर गया, एसी का दाम कम हो गया, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। चलो सर, मैंने एसी खरीदा 1 लाख का, कितना का? 1 लाख का। अचानक सा अर्थक्वेक आ गया और एसी धड़ाम नीचे गिर गया और वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, और अब वो टुकड़े को मैं बेच रहा हूं कबाड़ी वाला को, और उससे मेरे को मिला लेट्स से 20,000, तो क्या बोलोगे? कितना डेप्रिशिएट हो गया? मैंने क्या बोला समझ में? 1 लाख का मैंने एसी खरीदा, अर्थक्वेक आ गया और धड़ाम से नीचे गिर गया, और वैसा बात है नीचे गिर गया तो टूटेगा ना, टूट गया। अब टूट गया तो भाई यूज तो कर नहीं सकता, तो 20 में बेच दिया। कितना कम में बेचा? 80। तो बताओ डेप्रिसिएशन वैल्यू कितना होगा? डेप्रिसिएशन वैल्यू कितना होगा? 80। सर गलत जवाब। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बिकॉज ऑफ यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आउटडेटेड फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं होगा भाई गिर गया, टूट गया, वो डेप्रिसिएशन होगा नहीं। इसलिए मैंने जानबूझ के एग्जांपल दिया। तो डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस दोनों में डिफरेंट है। डेप्रिसिएशन सर सर्टेन है, आप कुछ भी खरीद लो, फ्रॉम कोई भी एसेट्स खरीद ले, उसका वैल्यू कम होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा कम? आप उसको यूज कर रहे हैं, स्क्रैच लगेगा, वेयर एंड टियर होगा। अब बोलोगे सर यूज ही नहीं किया तो आउटडेटेड हो जाएगा, तो भी उसका वैल्यू गिरेगा। मतलब सर्टेन है, कुछ भी कर दो उसका वैल्यू तो कम होगा। तो सर डेप्रिसिएशन क्या है? सर्टेन। क्लियर? लेकिन कैपिटल लॉस ये कहां लिखा? अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक आएगा तो एसी गिरेगा ही, और एसी गिरेगा तो टूटेगा ही। कहीं लिखा है क्या? नहीं। तो कैपिटल लॉस अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है। समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट, अगर हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं, जैसे तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, आज ये एसी का 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, कितना साल हो गया? 4 साल। हर साल कम हो रहा है इसका वैल्यू। क्या मेरे को पढ़ाने में कोई दिक्कत हो रहा है? क्या आप लोग को बैठने में कोई दिक्कत हो रहा है? हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो सर प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कैपिटल लॉस हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, गिर जाए, टूट जाए, बताओ क्या तुम लोग को पढ़ा पाएगा? भाई एसी चलेगा नहीं तो पड़ेगा कैसे तुम लोग? है कि नहीं? मशीन मान के चलो नेचुरल कैलेमिटी के कारण, अर्थक्वेक के कारण, फ्लड के कारण मशीन खराब हो गया, टूट गया मशीन, क्या प्रोडक्शन होगा? नहीं। तो डिफरेंस क्या सीखा? सर डेप्रिसिएशन सर्टेन है, कैपिटल लॉस अनसर्टेन है। डेप्रिसिएशन हर साल होगा, उसका वैल्यू हर साल गिरेगा, तो सर लेकिन प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैपिटल लॉस सब प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन आपका नहीं होगा। समझ आ गया? प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा,
फर्स्ट ईयर में आप पढ़ा था कि जो भी लॉस फ्यूचर में होने के चांसेस है, प्रोबेबल है, उसका क्या बनाता है हम लोग? प्रोविजन। क्या डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बना सकते हैं? यस, क्योंकि हमको पता है डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा। क्या कैपिटल लॉस का प्रोविजन बनेगा? सर क्या कोई गारंटी नहीं, तो कैपिटल लॉस का कोई प्रोविजन नहीं बनता। समझ आ गया? इसीलिए याद रखना, कैपिटल लॉस हम यहां पे काउंट नहीं करेंगे। हम यहां पे क्या चीज को काउंट करेंगे? डेप्रिसिएशन को। समझ आ गया? यहां तक क्लियर? तो सर डेप्रिसिएशन को काउंट किया जाएगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन का ना अलग अलग नाम होते हैं। डेप्रिसिएशन का अलग अलग नाम है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? पहले एक बार हम यहां पर आते तो फिर बुक में आएगा। तो सर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू कम जाना। क्यों कमेगा वैल्यू? वेयर एंड टियर होगा। और बताओ, ऑब्सोलेंस होगा। ऑब्सोलेंस का मतलब आउटडेटेड हो जाना। क्या हो जाना? या देखो एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बताओ ये सही है कि नहीं? कंजम्पशन का मतलब होता है यूज, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो जब कोई इन्वेस्टमेंट का, जब कोई एसेट्स को तुम यूज करेगा तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो सर वेयर एंड टियर बोले, ऑब्सोलेंस बोले, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोले, तो यूज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोले, ये सब का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन है। क्योंकि इकोनॉमिक्स चैप्टर है, इकोनॉमिक्स बुक है, तो सर यहां पे डेप्रिसिएशन लिखा हुआ तो नहीं रहेगा। समझा गया? अकाउंट्स होगा तो सर डेप्रिसिएशन नहीं लिखा होगा, बट इकोनॉमिक्स में आपको डायरेक्टली डेप्रिसिएशन लिखा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कंजम्पशन बोलेगा तो भी डेप्रिसिएशन है, वेयर एंड टियर बोलेगा तो भी डेप्रिसिएशन है, ऑब्सोलेट बोलेगा तो भी डेप्रिसिएशन है, रिप्लेसमेंट बोलेगा तो भी डेप्रिसिएशन है। समझ आ गया? क्लियर? तो एक बार फटाफट पूछता है तुम लोग से, बताओ इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन। और क्या बोल सकता है? इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। चलो, इन्वेस्टमेंट कितने तरीके के होते हैं? दो। कौन सा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितने तरीके के होते हैं? तीन। कौन सा? पब्लिक, बिजनेस, रेसिडेंशियल। चलो सर, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन इन्वेंटरी। चेंज इन, उसको बोलते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेंटरी कैसे निकालोगे? क्लोजिंग माइनस, तो सर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? दोनों आ सकते हैं। पॉजिटिव आएगा तो क्या करोगे? प्लस, नेगेटिव आएगा तो क्या करोगे? माइनस। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट सर, इन्वेस्टमेंट के कितने वैल्यू निकाल सकते हो आप? दो। कौन सा? ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू। अगर आप बोल रहे हो ग्रॉस तो इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस बता रहे हो। अगर आप बोलोगे नेट मतलब डेप्रिसिएशन के बाद का वैल्यू बता रहे हो। सुन लो, तो अगर आप नेट वैल्यू मेरे को बताया, अगर आपने मेरे को नेट वैल्यू बताया, तो क्या मैं आपका ग्रॉस वैल्यू निकाल सकता हूं? कैसे निकालूंगा? नेट वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। वाह बेटा, वेरी गुड। नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस निकल जाएगा। और अगर आपने मेरे को ग्रॉस वैल्यू बताया, तो क्या मैं नेट वैल्यू निकाल सकता हूं? यस। कैसे? ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर मेरे को आपने ग्रॉस वैल्यू भी बता दिया, नेट वैल्यू भी बता दिया, तो क्या मैं डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूं? यस, मैं डेप्रिसिएशन भी निकाल सकता हूं। सबको क्लियर हो गया? चलो, तो अब बुक में आ जाओ, कुछ चीज अंडरलाइन करना है। ये सब तो करा दिया था ना, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स कराया था। ये सब नहीं कराया था? होलसेल मार्केट, ये सब तो कराया था। इंटरमीडिएट गुड्स। चलो, अच्छा एक बार आप ध्यान से सुनो, पहले इन्वेस्टमेंट वाला अंडरलाइन कर लो, फिर ये वाला समझाते हैं। तो पेज नंबर, हाँ इसमें आ जाओ, पेज नंबर 9 में आ जाओ एक बार। पेज नंबर 9 आ गया? देखो, तो हाउ डू इकोनॉमिस्ट डिफाइन इन्वेस्टमेंट?
मतलब इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स किसको बोलता है? तो इन्वेस्टमेंट ऑलवेज क्या? कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होगा? और अगर आपका ग्रॉस या नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, अगर आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, चाहे वो ग्रॉस वैल्यू से बढ़े चाहे नेट वैल्यू से बढ़े, उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? इन्वेस्टमेंट। इन शॉर्ट कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक को भी क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। समझ आ गया? एक बात और, सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सबको क्लियर? सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रॉस। जैसे मशीन का दाम, फैक्ट्री बिल्डिंग का दाम, इक्विपमेंट का दाम एक्सेट्रा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और अगर कोई स्टॉक बच गया, जैसे अनसोल्ड फिनिश स्टॉक या अनसोल्ड सेमी फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल, इसमें से कुछ भी बच गया तो सर वो भी इन्वेस्टमेंट ही है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री का मतलब ये नहीं सामान बना बनाया बच गया। अगर मैंने A4 साइज लाया और उससे मैट बनाया नहीं, A4 साइज पेपर ही बच गया, तो सर वो भी तो मेरा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? तो A4 साइज मेरे लिए, समीर कोचिंग सेंटर के लिए A4 साइज का पेपर क्या होगा? रॉ मटेरियल। क्या होगा? रॉ मटेरियल। मैंने प्रिंट कर लिया लेकिन अभी तो स्पाइरल वगैरह नहीं किया, तो जो प्रिंट करके रखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश गुड्स। और मैंने स्पाइरल वगैरह सब रेडी हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? तो मतलब मेरा कुछ भी बच सकता है। समझ आ गया? यहां तक क्लियर? चलो, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जब निकालना है तो दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, फिक्स्ड और क्या? इन्वेंट्री। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है, फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट और रेसिडेंटल इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे एक नहीं लिखा हुआ है और वो है पब्लिक, तो वो फिक्स नहीं लिख देता है। तो जब भी आपको बोलेगा फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो आप तीन बोलना: बिजनेस इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और रेसिडेंटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेसिकली चेंज इन इन्वेंट्री। ये अंडरलाइन कर लो। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री। और चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। समझ आ गया? नेक्स्ट, सर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज क्या? नेगेटिव। ये क्लियर है? पॉजिटिव कब होगा ये बताओ? पॉजिटिव कब होगा? लास्ट ईयर का स्टॉक से इस साल का स्टॉक ज्यादा बचेगा, क्लोजिंग ज्यादा होगा ओपनिंग से, तो पॉजिटिव होगा। और अगर ओपनिंग ज्यादा होगा क्लोजिंग से तो वो नेगेटिव होगा। सबको क्लियर? अब सुनो, तो क्या बोला है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैन टेक प्लेस ड्यू टू टू रीजन। अब ध्यान से सुनना, सुन लो। मेरा सपोज करो, वो देखो प्रिंटिंग मैट पड़ा हुआ, देखा वहां बहुत सारा मैट पड़ा हुआ है ना? तो वो स्टॉक जो है ना, वो दो कारणों से रख सकता है। वो मेरा एक तरह का चेंज इन्वेंट्री है। तो वो दो कारण से हो सकता है। नंबर एक, या तो हम जानबूझ के वो प्रिंट करके रख लिया ताकि मेरे को पता है कि अगर स्टूडेंट आए तो मेरे को दोबारा प्रिंट करना ना पड़े, दे दे। और एक होता है सर मैंने जानबूझ के नहीं किया, भाई लास्ट ईयर जितना स्टूडेंट आया था उतना ही प्रिंट किया, लेकिन इस बार स्टूडेंट कम आ गया तो भाई इतना बच गया। समझ रहे हैं? एक होता है प्लान करके मैंने जानबूझ करके 20,000 यूनिट्स ज्यादा बना दिया। क्या बना दिया? क्यों ज्यादा बनाया? मकसद है क्यों ज्यादा बनाया? ताकि नेक्स्ट ईयर जब कस्टमर आएगा बाकी दुकान में सामान नहीं रहेगा, लेकिन मेरे पास पहले से क्या रहेगा? सामान रहेगा, तो हम प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इसको कहते हैं प्लान इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? और एक होता है भाई मेरे पास 10,000 का सेल होता ही होता है। कितना का सेल? लेकिन इस बार सेल 8,000 का ही हुआ तो 2,000 बच गया। अब बताओ ये मैंने जानबूझ के किया या गलती से हो गया? इसको बोलते हैं अनप्लान इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? तो इन्वेंट्री दो तरह का होता है, प्लान और क्या? अनप्लान। ये अभी 2 मास का आया भी था आपका एग्जाम में, तो आपका एग्जाम में आया था प्लान इन्वेंट्री क्या है? तो प्लान इन्वेंट्री का मतलब होता है जब कोई फर्म जानबूझ के इन्वेंट्री मतलब स्टॉक ज्यादा बना के रख ले, जितना उसका नॉर्मल सेल होता है उससे ज्यादा वो बना के रख ले, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लान इन्वेंट्री। तो देखो क्या लिखा है, द फर्म डिसाइड टू कीप सम स्टॉक फॉर वेरियस रीजन, दिस इज कॉल्ड प्लान इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
फर्म डिसाइड करता है कि कुछ स्टॉक को हम बना के रख लेते हैं अलग अलग कारणों से, तो इसको बोलते हैं प्लान इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? और एक होता है कि अगर एक्चुअल सेल डिफर फ्रॉम द प्लान लेवल ऑफ सेल, इसका मतलब मैंने प्लान किया इस बार सेल करेंगे 10,000, लेकिन आपका एक्चुअल सेल हुआ कितना? 8,000, तो 2,000 बच गया। क्या ये प्लानिंग था? नहीं। तो इसे कहते हैं अनप्लान इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? अनप्लान इन्वेंट्री। तुम लोग के साथ ज्यादा होता है, अभी फर्स्ट ईयर में वही होगा। क्या सर लिख के तो आया था 100 मार्क्स का, आया 20, है ना? लिख के तो आया था सर, पेपर फाड़ दिया सर, 100 मार्क्स का लिख के आया, लेकिन जब रिजल्ट आएगा आपको पता क्या चलेगा? 20 आया। तो इसको बोलते हैं अनप्लान इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? तो आप लोगों के साथ तो खैर अनप्लान इन्वेंट्री होता है, समझ में आ गया? और प्लान इन्वेंट्री का मतलब आपने जानबूझ करके पेपर ले लिया ताकि सामने वाला को लगे ओ बहुत लिख रहा है, लेकिन लिखा कुछ नहीं है, बात ऐसे ब्लैंक पेज स्टेप पे स्टेप कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? प्लान इन्वेंट्री। समझ आ गया? क्लियर है सबको? तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। प्लान इन्वेंट्री क्या है, अनप्लान इन्वेंट्री क्या है? तो जब एक्चुअल सेल और प्लान सेल में डिफरेंस हो, अनप्लान, और जब आप कोई मोटिव से, कुछ रीजन से अगर आप अपना स्टॉक को बढ़ा दे या कम कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्लान। समझ आ गया? यहां तक सबको क्लियर? चलो अब तो बेसिकली आपने क्या सीखा? आपने सीखा 4 तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, 4 तरह का, रेसिडेंशियल, पब्लिक, बिजनेस, रेसिडेंशियल, सॉरी इन्वेंट्री, ये 4 तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर? अच्छा, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब, सर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कंटिन्यूअस फॉल, हर साल आपका फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? नॉर्मल वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम या ऑब्सोलेंस होने के कारण। या तो वेयर एंड टियर हो गया, या तो ऑब्सोलेट हो गया, या तो टाइम गुजर गया, तो इससे क्या होगा? आपका वैल्यू गिर जाएगा। उसी को बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। समझ आ गया? तो अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, और अगर आपको ग्रॉस निकालना है नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है ग्रॉस माइनस नेट। क्लियर हो गया सबको? अब एक क्वेश्चन पूछा है, अच्छा डेप्रिसिएशन का किसी को फॉर्मूला याद है? फर्स्ट ईयर में सीखा होगा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, है ना? ये फॉर्मूला होता है। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, ये देखो जरा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ऐसा क्यों होता है सबको पता है ना? सर 1 लाख रुपया अगर आपका मशीन का दाम है और कितना भी यूज कर लो 20,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, तो बताओ आपको नया मशीन खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए? 80। इसलिए कॉस्ट से हम स्क्रैप वैल्यू को क्या कर देते हैं? माइनस। कॉस्ट 1 लाख है, स्क्रैप 20 है, मतलब सर कॉस्ट 1 लाख है लेकिन कुछ भी हो जाए आप उसको बिक्री करोगे 20 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 1 लाख में से 20 माइनस कर दो, कितना रुपया का रिक्वायरमेंट पड़ेगा आपको? 80 डिवाइडेड बाय लाइफ। अगर लाइफ 10 साल का है तो 80 को 10 से डिवाइड कर दो, 80,000 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 8,000। तो हर साल आपको अपना प्रॉफिट से बताओ कितना रुपया निकालना होगा? 8,000। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। समझ आ गया? क्लियर? डेप्रिसिएशन क्या है? सर डेप्रिसिएशन कोई खर्चा नहीं है, याद रखना। जैसे रेंट पे कर रहा है, सर्विस ले रहा है, पे कर रहा है, बट डेप्रिसिएशन कोई खर्चा ही नहीं है। डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो हुआ ही नहीं है, अब जानबूझ करके निकालता है। क्यों निकालता है? मुझे पता है 5 साल बाद ये एसी खराब होगा। कितना साल बाद? 5 साल बाद। और 5 साल बाद नया एसी खरीदना ही पड़ेगा, और 5 साल बाद मेरे पास पैसा हो या ना हो कोई जानता ही नहीं है। तो सर हम पहले से ही कुछ कुछ पैसा जमा करके रख लेता है ताकि 5 साल बाद खरीदने के लिए मेरे को पैसा मिल जाए। क्लियर? तो अगर इसका कॉस्ट 50,000 है, कितना? तो बताओ 5 साल बाद नया एसी खरीदेगा तो कम से कम कितना रुपया चाहिए? 50। लेकिन अगर इसका स्क्रैप वैल्यू मतलब कितना भी यूज करो, कबाड़ी वाला को बेचेगा तो 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बताओ 5 साल बाद मेरे को कितना रुपए का जरूरत पड़ेगा? 40। इसलिए स्क्रैप वैल्यू माइनस हो जाता है 40। कब खराब होगा ये? 5 साल बाद। तो 40 को 5 से डिवाइड कर दो, 8,000 है ना? 8,000 ही होगा ना? तो 8,000 हम हर साल अपने अकाउंट से, पीएल से, प्रॉफिट से निकालेंगे
ताकि 5 साल बाद मेरे पास 40,000 आ जाए। समझ आ गया? चलो, यहां तक क्लियर सबको? चलो, अब कुछ क्वेश्चन पूछता है जो लास्ट क्लास समझाया था। प्लान अनप्लान तो समझा दिया। प्लान इन्वेंट्री क्या होता है? अलग अलग रीजन के कारण आप कुछ प्लानिंग करके इन्वेंट्री को सेव करके रख लेता है, तो उसको बोलता है प्लान। और जब एक्चुअल सेल और प्लान सेल में डिफरेंस हो जाए तो उसको क्या बोलता है? अनप्लान। चलो, अब आ जाओ। हाँ, अब देखो, यहां पे आ जाओ। कुछ थोड़ा केस बेस्ड स्टडी डिस्कस कर लेता है ताकि हम लोग का कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। पेज नंबर 5 निकाल लिया सब लोग? स्टार्ट करें। देखो क्या बोला, ध्यान से सुनना। शुड परचेस ऑफ व्हीट इन द होलसेल मार्केट बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स। अब इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना। मान के चलो ये एक होलसेल मार्केट है। ये क्या है? होलसेल मार्केट है। यहां सबका काम है व्हीट खरीदना बेचना, सब व्हीट बेच रहे हैं। क्लियर? तो अगर मैं होलसेल मार्केट में व्हीट खरीद रहा हूं तो बताओ, ये जो व्हीट मैंने खरीदा, मैं मतलब कौन? फॉर्म। यहां हाउस होल्ड नहीं बोले, यहां फॉर्म। तो फॉर्म अगर कोई व्हीट खरीद रहा है एक मार्केट में, होलसेल मार्केट में, जहां सबका काम है बेचना, तो बताओ मैं मतलब मेरा फॉर्म जो खरीद रहा है व्हीट, क्यों खरीद रहा होगा? बेचने के लिए। तो अगर ये सामान मैं बेचने के लिए खरीदा तो बताओ ये कैपिटल गुड्स होगा या इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? तो क्या लिखा है आंसर? यस, परचेज ऑफ व्हीट इन द होलसेल मार्केट शुड बी ट्रीटेड एज परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? बिकॉज इट इज मीन फॉर रीसेल इन द मार्केट। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल गुड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट के वजह से। फाइनल गुड्स इंक्लूड ओनली दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। सुन लो, क्या फाइनल गुड्स सिर्फ हाउस होल्ड ही खरीदता है? नहीं। और कौन खरीदता है? फॉर्म। फॉर्म भी फाइनल गुड्स खरीदता है, हाउस होल्ड भी फाइनल गुड्स खरीदता है। हाउस होल्ड जो फाइनल गुड्स खरीदता है कंजम्पशन गुड्स, और फॉर्म जो फाइनल गुड्स खरीदता है कैपिटल गुड्स। हाँ या ना? तो यहां लिखा क्या है कि फाइनल गुड्स सिर्फ हाउस होल्ड खरीदता है। बताओ सही या गलत? सर गलत जवाब। तो वही लिखा है, द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड। रिफ्यूटेड का मतलब हम इसको अपोज करता है, हम बोलते हैं कि भाई नहीं ये गलत है। क्यों? फाइनल गुड्स इंक्लूड दोज गुड्स विच आर आइदर कंज्यूम बाय कंज्यूमर और परचेज बाय प्रोड्यूसर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। या तो कंज्यूमर खरीदेगा अपना यूज के लिए, अपना सेटिस्फेक्शन के लिए, या तो फॉर्म खरीदेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोनों हो सकता है। तो फाइनल गुड्स हाउस होल्ड के लिए भी हो सकता है और किसके लिए? फॉर्म के लिए भी हो सकता है। सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट, आपको बताना है इसमें से कौन सा इंटरमीडिएट है, कौन सा फाइनल है। बताओ, व्हीट राइस परचेज बाय हाउस होल्ड, तुम बताओ। फाइनल। हाउस होल्ड लिखते ही क्या बोलोगे? फाइनल। हाउस होल्ड लिखा होगा ना, गलती से भी इंटरमीडिएट मत बोल देना। सर हाउस होल्ड के लिए इंटरमीडिएट होता ही नहीं है। समझ आ गया? हाउस होल्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? फाइनल होता है। फॉर्म के लिए होता है इंटरमीडिएट और फाइनल। समझ आ गया? नेक्स्ट, परचेज ऑफ ए टिकट फॉर ए ट्रेन जर्नी बाय एन इंडिविजुअल। फाइनल, क्योंकि ये भी हाउस होल्ड है। तो हाउस होल्ड अगर टिकट खरीद रहा है तो सर क्या होगा? वो फाइनल। नेक्स्ट, परचेज ऑफ ए कार बाय एन एम्प्लॉयर फॉर ऑफिस यूज बाय हिज एम्प्लॉइज। अब इसका मतलब क्या सुनो, समीर कोचिंग सेंटर ने एक एक्टिवा खरीद लिया अपने स्टाफ को आने और जाने के लिए, काम करवाने के लिए। तो बताओ ये इंटरमीडिएट गुड्स होगा समीर कोचिंग सेंटर के लिए या फाइनल गुड्स होगा? फाइनल गुड्स होगा। ये तो एंड यूज है, ये बेचने के लिए खरीदा है क्या? नहीं। क्या एक्टिवा से दूसरा कोई सामान में कन्वर्ट होगा? नहीं। ये तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। क्या इन्वेस्टमेंट है? अरे भाई स्टाफ दिल्ली रिक्शा से जा रहा था, 10 रुपया भाड़ा ले रहा था, 100 रुपया कम से कम। अब एक्टिवा खरीद दिया तो सर ये झमेला खत्म। एक्टिवा जाओ और एक्टिवा से लेकर, और गलती से अगर इलेक्ट्रिक खरीद दिया तो वो भी झमेला खत्म, पैसा भी नहीं लगेगा। चलो, मशीन परचेज बाय ए डीलर ऑफ मशीन, क्यों इंटरमीडिएट?
सर डीलर खरीद रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या है? बेचना, तो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। सबको क्लियर है? सबको? चलो अब फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, स्कूल ने फर्नीचर खरीदा तो क्या होगा? फाइनल गुड्स। प्रिंटर परचेज बाय ए लॉयर फॉर ऑफिस यूज, फाइनल ऑफिस यूज के लिए खरीदा है। स्टील शीट यूज फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल, इंटरमीडिएट। मतलब क्या है? सर स्टील का गेट बनाने के लिए आपने स्टील खरीदा तो सर वो गेट बनाने के लिए खरीदा है तो सर वो रॉ मटेरियल है, तो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट। चौक डस्टर एक्सेट्रा परचेज बाय स्कूल, इंटरमीडिएट। अब बताओ क्यों? अब एक बात बताओ, आपके पास एक चौक है, क्या जिंदगी भर उससे यूज कर सकते हैं? नहीं। एक बार लिखा चौक खत्म। तो इंटरमीडिएट का मैंने एक और चीज बताया था, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो चौक और डस्टर सिंगल यूज है, बार बार उसको यूज नहीं कर सकता, तो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। समझ आ गया? हाँ, अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा बोलता वाइट बोर्ड परचेज बाय स्कूल, तो क्या बोलेगा? वो नीचे है, कहाँ है? ओ ब्लैक बोर्ड। चलो ब्लैक बोर्ड यूज इन स्कूल, ये फाइनल गुड्स है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड को तो बार बार यूज कर सकते हैं, जितना बार लिखो रब करो, फिर लिखो रब करो, आया ना? पेपर परचेज बाय ए पब्लिशर, इंटरमीडिएट है ना, जैसे मैट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। कोल यूज बाय ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म, मेरा खाना बनाने का दुकान है, स्ट्रीट फूड, और पता है सिलेंडर महंगा हो गया तो हम कोयला खरीद के बना रहे हैं, तो कोयला मेरे लिए क्या होगा? इंटरमीडिएट, उससे हम सामान बना रहे हैं। ए कार परचेज बाय हाउस होल्ड, फाइनल गुड्स। कॉटन यूज बाय स्पिनिंग मिल, इंटरमीडिएट, क्योंकि स्पिनिंग मिल से कॉटन को कन्वर्ट करके रस्सी बना रहे हैं, और रस्सी मतलब वही जो स्वेटर वगैरह बनता है वो बना रहे हैं, तो ये एक तरह का रॉ मटेरियल हो गया। आगे मिल्क परचेज बाय टी स्टॉल, इंटरमीडिएट, कन्वर्ट हो जाएगा। बस परचेज बाय स्कूल, फाइनल इन्वेस्टमेंट है, उसका पैसा कमाएगा बच्चा लोगों को दे दे के। जूस परचेज बाय स्टूडेंट, अरे पहले पढ़ने तो दो। जूस परचेज बाय स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल कैंटीन, अरे खरीदा कौन है? स्टूडेंट, हाउस होल्ड है वो कुछ भी कर दे, फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड, कंजम्पशन गुड्स। समझ आ गया? क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, मशीन ऑलवेज कैपिटल गुड्स, तो बताओ हाँ या ना? मशीन ऑलवेज कैपिटल गुड्स, हाँ या ना? सर ना। बताओ क्यों? सर मशीन खरीदा कौन है? अगर मशीन डीलर ने खरीदा है, इंटरमीडिएट। मशीन हाउस होल्ड खरीदा है, फाइनल गुड्स। और मशीन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वाले ने खोला है, कैपिटल गुड्स। समझ आ गया? तो जरूरी नहीं है कि मशीन हमेशा कैपिटल गुड्स होगा। अगेन मिल्क इंटरमीडिएट गुड्स है, सर जरूरी नहीं है। कौन खरीदा है? अगर टी स्टॉलर वाला खरीदा है, टी स्टॉल वाला खरीदा है तो सर ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, लेकिन अगर ये हाउस होल्ड खरीदा है तो फाइनल गुड्स हो गया। समझ आ गया? क्लियर? तो कोई भी गुड्स इंटरमीडिएट है, कैपिटल है, फाइनल है, आप वैसे नहीं बता पाओगे। आपको पूछना पड़ेगा सर कौन खरीदा है, किसने खरीदा है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो इंटरमीडिएट है, फाइनल है या कैपिटल है। सबको क्लियर हो गया? चलो 1.2 होमवर्क लिख लो। 1.2 होमवर्क लिख लो। नेक्स्ट, अब एक बात बताओ, कंज्यूमर कोई गुड्स खरीदेगा उसको क्या बोलेंगे? हाउस होल्ड। कंज्यूमर मतलब हाउस होल्ड। तो कंज्यूमर अगर कोई गुड्स खरीदेगा तो उसको क्या बोलोगे? हाँ, कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, फाइनल गुड्स। और वो खर्चा को क्या नाम बोलेंगे? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन गुड्स का मतलब कुछ भी हो, फूड, क्लोथिंग, सर्विस, कुछ भी। कोई अल्टीमेट कंज्यूमर खरीद रहा है तो सर कंजम्पशन गुड्स होगा या कंज्यूमर गुड्स होगा। समझ आ गया? क्लियर? तो
कंज्यूमर के दो तरह के गुड्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल और क्या, ड्यूरेबल, है ना। जैसे तुम अपने घर पे एसी खरीद रहे हो, टीवी खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, तो ये सब क्या है, ड्यूरेबल। और तुम घर पे मिल्क खरीद रहे हो, फिश खरीद रहे हो, ये सब क्या है, नॉन ड्यूरेबल। तो चाहे ड्यूरेबल हो नॉन ड्यूरेबल हो, उससे मतलब नहीं है। कंज्यूमर जो भी खरीदेगा वो क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, फाइनल गुड्स। समझ में आ गया। सर कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स का मतलब एक तरह का इन्वेस्टमेंट गुड्स, एक तरह का ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। वो गुड्स जो ड्यूरेबल होता है, जैसे समीर कोचिंग सेंटर के लिए ये लैपटॉप इन्वेस्टमेंट है और ये ड्यूरेबल गुड्स है। क्यों? इसको बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार हम पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसको बार बार पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसको बार बार यूज कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो सर ये सब समीर कोचिंग सेंटर के लिए कैपिटल गुड्स हो गया, समीर कोचिंग सेंटर के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया, समीर कोचिंग सेंटर के लिए ड्यूरेबल गुड्स हो गया। क्या हो गया? सबको क्लियर है? सबको? जो गुड्स को आप बार बार यूज कर सकते हैं, कौन यूज कर सकता है, हाउस होल्ड या फॉर्म? फॉर्म। हाउस होल्ड चाहे बार बार यूज करे, ना करे, कुछ भी करे, सर वो फाइनल गुड्स ही होगा। बट फॉर्म अगर एक बार यूज करे कोई गुड्स को तो क्या होगा, इंटरमीडिएट। बार बार यूज कर रहे हैं, फाइनल गुड्स। क्लियर? जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अभी 1 घंटा जो इलेक्ट्रिसिटी जला, क्या वही पैसा से हम दोबारा जला सकते हैं? नहीं, वो एक ही बार जलेगा। तो सर समीर कोचिंग सेंटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, इंटरमीडिएट। लेकिन एसी फाइनल। भाई एसी को बार बार चला लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो एसी क्या हो जाएगा, फाइनल। सबको क्लियर है? किरण श्री वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खरीद के, है ना, मिठाई बना रहे हैं, ठीक है, उसको खरीद के मान के चलो कुछ केक वगैरह बना रहे हैं, क्या इसको बनाया, जो केक बनाया, क्या वापस वो ड्राई फ्रूट्स को यूज कर सकता है? नहीं। तो क्या कहलाएगा वो, इंटरमीडिएट। लेकिन जो केक मेकर है, जो मशीन है, क्या उसको बार बार यूज कर सकते हैं? कर सकता है। कितना भी केक बना लो तो सर उसको क्या बोलेंगे, समझ आ गया सबको? तो वही इसलिए आपको लिखा है ड्यूरेबल गुड्स। क्लियर? तो कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं जो इंटरमीडिएट के लिए नहीं होता, कंज्यूमर के लिए नहीं होता, बदले बट फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विस। दूसरे चीजों को बनाने के लिए अगर कोई गुड्स खरीदे तो सर वो क्या होता है, कैपिटल गुड्स। मशीन, टूल्स, इंप्लीमेंट, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, व्हीकल, कंप्यूटर, ये सब। क्लियर? अच्छा, ए कार यूज्ड एज टैक्सी, बताओ क्या होगा, ए कार यूज्ड एज टैक्सी, कैपिटल गुड्स, क्योंकि उससे पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज है। रेफ्रिजरेटर इन ए होटल, कैपिटल गुड्स। एयर कंडीशनर इन ए हाउस, कंजम्पशन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, फाइनल गुड्स। क्लियर? अच्छा, इन्वेस्टमेंट गुड्स आर इंटरमीडिएट गुड्स एज दे आर यूज्ड अप टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। क्या इन्वेस्टमेंट गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं? क्या इन्वेस्टमेंट गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं? नहीं, इन्वेस्टमेंट गुड्स वो गुड्स होता है जो ड्यूरेबल होता है, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जो सिंगल यूज होता है। तो रिफ्यूटेड, सर इन्वेस्टमेंट गुड्स जैसे मशीनरी वो फाइनल गुड्स है, वो इंटरमीडिएट नहीं है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या, वो सामान जो तुम एक ही बार यूज कर सकते हैं, जो बेचने के लिए खरीदेगा उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। समझ आ गया? अच्छा, ये तो हम समझा ही दिया। ए मशीन परचेज बाय फर्म इज ऑलवेज ए कैपिटल गुड्स, है या ना? यहां पे लिखा हुआ है एक लाइन, फर्म लिखा हुआ है। तो मशीन अगर कोई फर्म खरीदा तो क्या वो कैपिटल गुड्स होगा? सर जरूरी नहीं है, फर्म भी दो तरह का होता है। सर एक फर्म होता है मशीन बेचने वाला, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग करने वाला। सर वो कौन है, समझ गया? तो फर्म भी दो होता है, एक बेचने वाला होगा तो उसके लिए मशीन इंटरमीडिएट होगा, और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग वाला है तो उसके लिए वो क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा। समझ आ गया सबको? क्लियर? चलो, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। इन्वेंट्री और चेंज इन्वेंट्री तो बता ही दिया, हम बता दिया ना, इन्वेंट्री और चेंज इन्वेंट्री क्या होता है। तो बेसिकली चेंज इन्वेंट्री क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? और चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो प्लस होगा, नेगेटिव है तो माइनस होगा। यहां तक क्लियर? चलो,
तो यहां पर एकदम अच्छा से पूरा रीड आउट करके आ जाना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ डाउट पूछेंगे और उसके बाद हम लोग इसका आगे जाएंगे। ठीक है ना।